यहाँ बिल्कुल अतिथि नहीं हूँ और पूर्व विधायक की जो सीडी है उसमें मैं जूनियर मोस्ट किन्हीं के 2 टर्म होंगे, किन्हीं के 3 टर्म होंगे, मेरा एक ही टर्म होगा। महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री हरिभाऊ बागड़े जी 6 बार विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, राज्य में मंत्री रहे। इन्होंने जो बात कही वो सटीक है। राज्यपाल जब प्रांत में होता है तो इजी पंचिंग बैग है। राज्य की सरकार यदि केंद्र की सरकार के अनुरूप नहीं है तो आरोप लगना बहुत आसान हो जाता है। पर समय के साथ बदलाव आया और उपराष्ट्रपति भी इसमें जुड़ गए और राष्ट्रपति जी को भी इस दायरे में ले लिया गया। ये चिंतन, चिंता और दर्शन का विषय है। ऐसा मेरी दृष्टि में होना उचित नहीं है। मेरा परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण रोजाना होता है और मैं कह सकता हूं मेरे पर कोई दबाव नहीं है। न मैं किसी पर दबाव डालता हूं न दबाव में आता हूं। राजस्थान की भूमि पर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अभिन्न मित्र, लंबे समय के मित्र का यह बयान है और मैंने खुद देखा है नजदीकी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी दबाव में आ ही नहीं सकते। मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में आ ही कैसे सकता है? वो तो कड़ी परिस्थितियों में परिश्रम करता है। आपके यहाँ के अध्यक्ष वासुनाम देवनानी जी, मेरा परम सौभाग्य रहा है कि राजस्थान के जो अध्यक्ष अब तक रहे 14, किसी न किसी तरीके से मेरा उनसे लगाव रहा है। आपके पहले जो अध्यक्ष रहे नरोत्तम लाल जोशी जी, अच्छे वकील, झुंझुनू के थे। 70 के दशक में उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। वो हमारे परिवार के मार्गदर्शक थे। उसके बाद लगातार रामदास मिर्जा जी, निरंजन नाथ आचार्य जी, रामकिशोर व्यास जी, लक्ष्मण सिंह जी से थोड़ा औपचारिक रहा। बाकी सबसे कैलाश मेघवाल जी, परशुराम मदेना जी और कुछ के साथ काम करने का भी मौका मिला। राजस्थान की महान विभूतियां जिन्होंने दिल्ली में यह कार्य किया है और बखूबी किया है। डॉक्टर बलराम जाखड़ अध्यक्ष बने 1980 में, तब वो पंजाब से चुनाव जीते थे। पर रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया जब वो राजस्थान से चुनाव जीते और लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। ये राजस्थान की भूमि का नतीजा है। ओम बिड़ला जी उनके बाद दूसरे ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनको 2 बार ये पद ग्रहण करने का मौका मिला है। माननीय भैरू सिंह शेखावत जी और चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन को शेप किया है, शुरुआत की है और हर कदम पर मार्गदर्शन दिया है। दोनों ने उत्कृष्ट संसदीय आचरण किया है। बलराम जाखड़ जी हो चाहे भैरू सिंह शेखावत जी हो,
चाहे चौधरी देवीलाल हो, प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रतिपक्ष विरोधी पक्ष नहीं है। प्रजातंत्र में आवश्यकता है अभिव्यक्ति हो, वाद विवाद हो, संवाद हो, वैदिक तरीके से जिसको अनंतवाद कहते हैं। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र की जान है। पर अभिव्यक्ति कुंठित होती है या उस पर कोई प्रभाव डाला जाता है या अभिव्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है कि दूसरे के मत का कोई मतलब नहीं है, तो अभिव्यक्ति अपना अस्तित्व खो देती है। अभिव्यक्ति को सार्थक करने के लिए वाद विवाद जरूरी है, और वाद विवाद का मतलब है कि जो लोग आपके विचार से एक मत नहीं रखते, प्रबल संभावना है कि उनका मत सही है। इसलिए दूसरे का मत सुनना आपकी अभिव्यक्ति को ताकत देता है। आज के समय इस ओर टीकाराम जूली ने अपना ध्यान आकर्षण किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हरि मोहन जी से बहुत पुराना परिचय है। राजस्थान प्रगतिशील मंच नाम भी आपने अच्छा रखा है, पर एक इनकी खासियतता है, और खासियतता है एवर स्माइलिंग फेस, कैप्टिवेटिंग फेस। भाई जीतराम को सब कुछ पता है, अंदर की बात पता है कि मेरा राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, मैं मंत्री कैसे बना। इनकी प्रमुख भूमिका रही है, मैं आभारी हूं। हर व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, कुछ मेरे समकक्ष पर अधिकांश मेरे से वरिष्ठ है। विधायक की दृष्टि से देखें तो हर हालत में मेरे से वरिष्ठ है। सबका नाम लेना संभव नहीं है, और पदानुसार कुछ की ओर संकेत करना बहुत जरूरी है। सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, इनका हमारी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ पर लंबे अरसे तक लगातार विधायक रहे श्री राजेंद्र राठौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। संसद में सबसे गरिमापूर्ण पद होता है विधानसभा उपाध्यक्ष का। पेशे से वकील, साथ में हम मंत्री भी रहे, आप राज्य में, मैं दिल्ली में, और आप जब विधानसभा के अध्यक्ष रहे तो मैं सदस्य श्रीमान शांतिलाल चटलोत जी। मेरा परम सौभाग्य था, अत्यंत प्रतिभाशाली दीपेंद्र शेखावत जी दूरदर्शिता का परिचायक बने हैं बहुत मौकों पर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने और हम साथ में विधायक भी रहे। राजस्थान का सौभाग्य है क्योंकि मैं बात अब हरिभाऊ बागले जी के प्रांत की कर रहा हूं। आज से करीब 26 साल पहले और पहली बार देश में और संसदीय प्रणाली में एक समिति का गठन किया गया, आचार समिति, और उसकी अध्यक्षता की 2 बार के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे एसबी चौहान साहब, और राज्यसभा के सदस्य थे। शुरुआत राज्यसभा से थी। उन्होंने आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट दी, जो यहां पर कहा गया है कि मान रखा जाए, हमारा सम्मान हो। इन सब बातों को देखा गया था उस समय। आज के समय ये दायित्व है। राजस्थान के 6 बार
विधायक रहे श्री घनश्याम तिवारी जी को मिला है। देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा कायम रहना। वो खुद भी अपने आचरण से प्रतिष्ठा कायम रखे और वो ये भी देखे कि मेरा सम्मान भी हो, पद हटने के बाद भी सम्मान। क्योंकि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप हर बार विधायक ही बने। पूर्व विधायक के रूप में भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे वेदांत शास्त्रों में जो कहा गया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, समाज को लौटाने का कृत्य करना, तो माननीय घनश्याम तिवारी जी की उपस्थिति को मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। यहाँ पर राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं श्री अश्कली टाक जी, पुराने मित्र हैं, जुझारू हैं, अपना सोच सटीक रूप से रखते हैं। लोकसभा के पूर्व सदस्य लालचंद कटारिया जी, नाम तो मैं सभी का ले सकता हूं, सब मेरे लिए अति सम्मानीय है और पदानुसार मैं इनका नाम ले रहा हूं। मैं यहां पर अतिथि बिल्कुल नहीं हूं, पर मुझे दो महापुरुषों की बात याद आ रही है। माननीय हृदय जोशी जी, वो अक्सर कहते थे राजनीति प्रेम से करने की नीति है, राजनीति में आक्रोश किस बात है। वो शब्द उपयोग करते हैं, बंधु आक्रोश में क्यों। और ऐसा उन्होंने मुझे भी कहा। मेरा परम सौभाग्य था कि मैं उस समय विधायक था। बहुत ही सटीक बात उन्होंने कही। और इसी में यदि अगर कोई जोड़ूं तो माननीय श्री भगत सिंह शेखावत जी, ढूंढ लो, दुनिया की तकनीकी का उपयोग कर लो, उनका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। उन्होंने कभी मनभेद नहीं किया और मतभेद प्रजातंत्र का अभिन्न अंग है, ये हमें स्वीकार करना। तो ऐसी परिस्थिति में जो आज के दिन राजनीति का वातावरण है, वो जो तापमान है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। और यह हमारी हजारों साल की संस्कृति से मेल भी नहीं खाता है। राजनीति में आप अलग अलग दल के हो सकते हैं और इसमें भी बदलाव होता रहता है और काफी बदलाव होता रहता है और सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में जाता रहता है, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष में आता रहता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि दुश्मनी हो जाए, दरार हो जाए। दुश्मन हमारे सीमा पार हो सकते हैं, देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अति आवश्यक है। और यदि अगर कहूं लाइटर वेन में, तो पर्यावरण की चिंता को भी यह काफी हद तक खत्म करेगा। राजनीति का इतना तापमान असहनीय हो रहा है, बेलगाम होकर हम वक्तव्य जारी कर देते हैं। आज के दिन देखना पड़ेगा, भारत का मतलब दुनिया की 1/6 आबादी यहां रहती है। दुनिया का कोई देश हमारे नजदीक तक नहीं आता है। 5000 साल की संस्कृति किसके पास है? बेजोड़ है, बेमिसाल है। हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे ज्ञान का खजाना कितना जबरदस्त है। वेद देखिए, कुरान देखिए,
हमारी इपिक्स देखिए, रामायण महाभारत गीता का संदेश देखिए। ऐसी परिस्थिति की में मेरा सभी से आग्रह है कि विधान मंडलों को सर्वोच्च आचरण करना पड़ेगा। और हमारे पास तो इसकी मिसाल है। संविधान सभा ने करीब 3 साल तक, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बड़े परिश्रम के साथ हमें संविधान दिया, पर उनके सामने क्लिष्ट समस्याएं थी, विभाजित करने वाली समस्याएं थी, गहरी समस्याएं थी, एक मत होना मुश्किल था। पर उन्होंने कभी टकराव नहीं किया, वहां कभी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ। वाद विवाद से, मेल मिलाप से, they negotiated through the passage of consensualism. Confrontation was never in their mind. और आज का परिदृश्य जब देखते हैं तो मन परेशान हो जाता है, बड़ी चिंता होती है। चिंता इसलिए नहीं होती कि प्रजातांत्रिक मंदिर में इस प्रकार का कृत्य हो रहा है। चिंता इस बात की है कि यदि अगर यह प्रजातांत्रिक मंदिर में रहा तो उस मंदिर के अंदर कोई पूजा करने नहीं आएगा, लोग दूसरे पूजा का स्थान देखेंगे। और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। इस कसौटी पर खरे हम तभी उतर सकते हैं जब सार्वजनिक दिमाग में यह बात लाई जाए। और आज के दिन पूर्व विधायकों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। कैसे यह संभव है कि जो वाद विवाद का स्थल होना चाहिए वो मुश्किल है कहना, पर ठीक इसके विपरीत हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि हम इस ओर ध्यान देंगे। राजस्थान की भूमि की पहचान महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, उनकी हाल में याद आ गई। हाल में जो प्रतिघात हुआ, दुश्मन के आतंकी ठिकानों पर कुठाराघात हुआ, भावलपुर और मुरीदके में तो सटीक आक्रमण किया गया, कब्रिस्तान में जो ले जाए गए उनके सामने, उनके साथ सेना के लोग, आतंकी और सरकार खड़ी थी। ये बहुत सटीक एक बहुत बड़ा सबक सिखाया गया कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और घोषणा की गई कि इस मुहिम का अंत नहीं है, कि निरंतरता से जारी रहेगी जब तक कि अंत नहीं हो जाए आतंकवाद का। दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल रखी गई कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर प्रमुख प्रांत में तकनीक का उपयोग करते हुए हमारी ब्रह्मोस ने वो कृत्य किया कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और कितना ध्यान दिया गया कि और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में भारत की कूटनीति की सफलता के प्रति चाणक्य याद आ गई। चाणक्य ने कहा था युद्ध किसी के लिए ठीक नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले कहा था हम ऐसे समय में नहीं रह रहे हैं जहां युद्ध के माध्यम से कोई मामला सटाया जा सके। कूटनीति और विचार विमर्श ही एक रास्ता है जब हम समस्याओं का हल देख सकते हैं। परिचायक बने, थोड़ा सोचो, यदि अगर सटीक रूप से चाणक्य नीति का पालन नहीं किया होता तो आज जो हम देख रहे हैं तांडव नृत्य, इजराइल, हमास और ईरान, यूक्रेन और रशिया, कितनी भारी हस्ती हो रही है।
मानव को कितनी चोट मिल रही है, दुनिया को कितना पीड़ित होना पड़ रहा है अर्थव्यवस्था में। तो ये गांधी का देश है। मैं समझता हूं कि जब चिंतन करेंगे, अंदर से सोचेंगे, तो जो कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है बहुत जबरदस्त किया है। और देश में लंबे समय बाद इसकी शुरुआत की थी नरसिम्हा राव जी ने। नरसिम्हा राव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। माननीय अटल जी तब प्रतिपक्ष में थे, क्योंकि जब हम देश के बाहर जाते हैं तो न पक्ष होता है न प्रतिपक्ष होता है, हमारे सामने भारतवर्ष होता है। और ये अब दिखा दिया गया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दुनिया के अनेक कोनों में संसद सदस्यों का जाना, पूरा राजनयिकों का जाना एक बहुत बड़ा कदम है। ये कदम है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रहित हमारा धर्म है, भारतीयता हमारी पहचान है। जहां भारत का मुद्दा उठेगा हम विभाजित नहीं है, हमारे राजनीतिक मतभेद नहीं है, हमारे राजनीतिक मतभेद हैं पर वो देश के अंदर है। और एक बहुत बड़ा संकेत और दिया गया कि जब देश की बात आती है तो राजनीतिक चश्मे से कुछ नहीं देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको हर आदमी को पता लगना चाहिए। कई बार हम आवेश में आकर प्रश्न उठा लेते हैं, तो चोट मुझे नहीं लगेगी तो मैं कहूंगा लड़ते रहो, लड़ाई जारी रखो। ये अखबार में पढ़ने की बातें नहीं है। बड़ा कष्ट होता है, अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट लगती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो भारत आज से 11 साल पहले कहां था, ये राजनीतिक विषय नहीं है। हर कालखंड में देश का विकास हुआ है, हर कालखंड में महारत हासिल किया गया है। 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में बड़े बड़े काम हुए हैं। और जब इस कालखंड की बात करते हैं तो इसका अर्थ कदापि नहीं निकाला जाए कि किसी और कालखंड से तुलना करने। मैं दुनिया से तुलना कर रहा हूं, और दुनिया से इसलिए कर रहा हूं कि जो भारत पहले दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में से एक था, आज दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। हमने किन किन को पीछे छोड़ा है देखिए। कुछ ही समय इंतजार कीजिए, जापान, जर्मनी, यूके, कनाडा, ब्राजील सब के पीछे ऐसी छलांग लगी है कि गत दशक को दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है कि तीसरा दशक आर्थिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसकी प्रगति